नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे पर बिग पिक्चर। दोस्तों, 5 खबरें हैं, एक सवाल है कि भारत की खेती कहां जा रही है। जी हां दोस्तों, आज 5 खबरें हैं और ये पांचों खबरें अलग अलग लगती हैं। एक मौसम की है, एक मध्य प्रदेश के चावल की है, एक दक्षिण कोरिया के टेंडर की है और एक बंगाल के मखाने की है और एक इथेनॉल और पानी की लड़ाई की है। लेकिन जब इन पांचों खबरों को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक ही तस्वीर उभर कर आती है कि भारत की खेती आज एक अजीब मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ रिकॉर्ड प्रोडक्शन है, एमपी का बासमती 47 देशों में जा रहा है, इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट 5 साल पहले पूरा हो गया और दूसरी तरफ मानसून कमजोर होने की चेतावनी है। दालों और सोयाबीन पर खतरा है, मखाने का एक पूरा उद्योग बंगाल में बर्बाद हो रहा है और जो इथेनॉल नीति की तारीफ हो रही है उसी नीति पर सवाल उठ रहे हैं कि कहीं यह पानी को खत्म तो नहीं कर देगी। तो आज बिग पिक्चर का सवाल है, भारत की खेती आगे बढ़ रही है या फिर एक नई मुश्किल में फंसती चली जा रही है। तो चलिए एक एक करके खबरों को देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली खबर लेते हैं, कमजोर मानसून की चेतावनी, दाल सोयाबीन कपास खतरे में। जी हां दोस्तों, आईएमडी यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 2026 के साउथ वेस्ट मानसून का पहला लॉन्ग रेंज फोरकास्ट जारी किया है। इस बार मानसून एलपीए यानी लॉन्ग पीरियड एवरेज का सिर्फ 92% रहने का अनुमान है, यानी सामान्य से कम, और यह पिछले करीब 26 सालों से सबसे ज्यादा कमजोर मानसून फोरकास्ट है। इसकी सबसे बड़ी वजह है एल नीनो, वो मौसम घटना जो पैसिफिक ओशन में होती है और भारत के मानसून को कमजोर करती है। अब इसका कारण और विश्लेषण भी हमें देखना होगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये सिर्फ मौसम की खबर नहीं है, यह करोड़ों किसानों की खरीफ फसल की खबर है। आईएमडी का फोरकास्ट मैप साफ बताता है कि देश के ज्यादातर हिस्सों में एक्सट्रीम नॉर्थ, एक्सट्रीम वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और सदर्न पेनिनसुला को छोड़कर बाकी सब जगह रेनफॉल डेफिसिट रहने की संभावना है। अब यह देखिए कि इसका सीधा असर किन फसलों पर पड़ेगा। तो पैडी, शुगरकेन, कॉटन और पल्सेस, ये वो फसलें हैं जो जुलाई से सितंबर में सबसे ज्यादा पानी मांगती हैं और यही वो महीने हैं जब मानसून कमजोर रहने का अनुमान है। दालों की अगर दोस्तों हम बात करें तो चना, मसूर, अरहर, उड़द, ये सब रेन फेड क्रॉप्स हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान में इनकी खेती इरिगेशन के बिना होती है। अगर बारिश कम हुई तो सीधे उत्पादन गिरेगा। सोयाबीन की अगर हम बात करें दोस्तों तो सोयाबीन की प्लांटेड एरिया ऑलरेडी पिछले साल के मुकाबले घटी है। विदर्भा, एमपी और राजस्थान के सोया बेल्ट में रेनफॉल सेटिस्फैक्ट्री रहा तो यील्ड ठीक होगी, वरना नहीं होगी। कपास की बात करें दोस्तों तो कॉटन कल्टीवेशन में प्लांटेड एरिया पीक में 13 मिलियन हेक्टेयर से घटकर 11.5 मिलियन हेक्टेयर से नीचे आ गई है। क्लाइमेट चेंज ने कॉटन को मौसम की मार के लिए सबसे वल्नरेबल बना दिया है। चावल की अगर दोस्तों हम बात करें तो वो फिलहाल बेहतर स्थिति में है। जहां जहां इरिगेशन की सुविधा है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, तेलंगाना, वहां पैडी पर असर कम रहेगा। अब इसका अगर हम ओवरऑल प्रभाव देखें तो एक कमजोर मानसून हिस्टोरिकली वेजिटेबल्स, पल्सेस और सीरियल्स के दाम बढ़ाता है और यह उस इकोनॉमी पर और प्रेशर डालता है जो पहले से वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से एनर्जी कॉस्ट बढ़ने से जूझ रही है। यानी अगर मानसून कमजोर रहा तो महंगाई 4.5% से ऊपर जा सकती है, रूरल डिमांड कमजोर होगी और किसान की इनकम पर सीधी चोट पड़ेगी। सरकार के पास अभी से तैयारी करने का मौका है दोस्तों। प्रोक्योरमेंट टारगेट्स तय करो, इंपोर्ट ड्यूटी पॉलिसी तैयार रखो और बफर स्टॉक्स में दालों की मात्रा बढ़ाओ। अब बढ़ते हैं खबर नंबर 2 की तरफ। तो मध्य प्रदेश का बासमती 47 देशों तक पहुंचा, लेकिन वेस्ट एशिया संकट ने रोका। रायसेन जिले से बासमती चावल अब 47 देशों में एक्सपोर्ट हो रहा है। यह बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में कही और यह सच में एक बड़ी उपलब्धि है। एमपी का बासमती दूसरे राज्यों के बासमती से अलग क्यों है? एमपी की सॉइल न्यूट्रल से स्लाइटली एसिडिक है। पूसा बासमती 1 के लिए यह आइडियल है। रायसेन, विदिशा जैसे इलाकों में अच्छी बारिश होती है लेकिन फ्लड नहीं, इसलिए यहाँ का बासमती कम पेस्टिसाइड रेसिड्यू के साथ बेहतर क्वालिटी का होता है। लेकिन जमीनी हकीकत, वेस्ट एशिया क्राइसिस ने रायसेन के राइस एक्सपोर्ट को बुरी तरह से हिट किया है। बासमती राइस एक्सपोर्ट के लिए कंटेनर पहले $2500 में मिलता था और अब वह $3200 में भी आसानी से नहीं मिलता। फ्रेट रेट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, माल पोर्ट्स पर फंसे हुए हैं। पूसा बासमती के दाम 300 से 500 रुपए प्रति क्विंटल गिर गए हैं। रायसेन में 25 से ज़्यादा राइस फैक्ट्रीज हैं। छोटे और मझोले इंडस्ट्रीज का काम लगभग
ठप हो गया है। दोस्तों यहाँ एक बड़ा सबक भी हमको मिलता है कि एमपी का बासमती अच्छा है, क्वालिटी है, मार्केट्स हैं ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, यूएई, लेकिन सारे मार्केट्स एक ही रूट पर निर्भर हैं, गल्फ और वेस्ट एशिया। दोस्तों एमपी का बासमती 47 देशों तक पहुंचा, ये एक उपलब्धि है, लेकिन उन 47 देशों में से ज्यादातर एक ही रूट से जुड़े हुए हैं। अगर वो रूट बंद हो तो सब कुछ रुक जाता है। दोस्तों एमपी के राइस एक्सपोर्टर्स को जापान, साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट जैसे अल्टरनेट मार्केट्स की तरफ ध्यान देना होगा, और गवर्नमेंट को रूट डाइवर्सिफिकेशन के लिए इंश्योरेंस और फ्रेट सपोर्ट स्कीम्स लानी होंगी, जो थोड़ी बहुत आई भी हैं। लेकिन 47 देशों की तारीफ के साथ साथ हमें यह भी याद रखना होगा कि जब तक रूट डाइवर्सिफाई नहीं होता, एक कॉन्फ्लिक्ट पूरे एक्सपोर्ट को रोक सकता है। अब बढ़ते तीसरी बड़ी खबर की तरफ। साउथ कोरिया का 20,000 टन का राइस टेंडर भारत को क्यों नहीं मिला? जी हां, साउथ कोरिया की स्टेट रन एग्रो फिशरीज एंड फूड ट्रेड कॉरपोरेशन ने एक इंटरनेशनल टेंडर जारी किया है 20,000 मीट्रिक टन राइस की खरीद के लिए। अब इसमें 10,000 टन नॉन ग्लूटेनस मिल्ड राइस अमेरिका से मांगा है और 10,000 टन वियतनाम से मांगा गया है। टेंडर की डेडलाइन 28 अप्रैल है। अब सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि भारत कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ सबसे जरूरी सवाल हमें यही पूछना चाहिए कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर है, 40% से ज़्यादा ग्लोबल ट्रेड, 150 मिलियन टन का प्रोडक्शन, और साउथ कोरिया राइस खरीद रहा है अमेरिका से और वियतनाम से। भारत का नाम इस टेंडर में नहीं है, क्यों? तो पहली वजह है वैरायटी। साउथ कोरिया को चाहिए नॉन ग्लूटेनस शॉर्ट टू मीडियम ग्रेन राइस। इस टेंडर में खास तौर पर नॉन ग्लूटेनस ब्रीवर्स मिल्ड राइस मांगा गया है। भारत प्राइमरीली लॉन्ग ग्रेन बासमती और नॉन बासमती एक्सपोर्ट करता है। साउथ कोरिया जो चाहता है वो वैरायटी भारत बड़े पैमाने पर नहीं उगाता। और जो दूसरी वजह है वो है ट्रस्ट और कंसिस्टेंसी। साउथ कोरिया अपना राइस अक्सर यूएस और वियतनाम से खरीदता है क्योंकि वो रिलायबल सप्लायर्स हैं उनके लिए। इंडिया ने 2022 में एक्सपोर्ट बैन्स लगाए थे। उस अनुभव के बाद बड़े इंपोर्टर्स इंडिया पर लंबे टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए हमेशा आश्वस्त नहीं होते हैं। दोस्तों साउथ कोरिया खुद भी राइस एक्सपोर्ट करता है 18.8 मिलियन का यमन, इथोपिया, कीनिया और लाओस को। यानी यह देश एक साथ बायर भी है और एक्सपोर्टर भी। अपनी फूड सिक्योरिटी के लिए यह रेगुलर टेंडर्स के जरिए ग्लोबल सोर्सिंग करता है, और भारत जो 30 मिलियन टन एक्सपोर्ट का टारगेट रखता है उस साउथ कोरिया के टेंडर में भी नहीं है। यह एक वेकअप कॉल है दोस्तों। क्वांटिटी बढ़ाना काफ़ी नहीं है, जब तक वैरायटी डाइवर्सिफाई नहीं होगी और एक्सपोर्ट बैन का इतिहास नहीं मिटेगा तब तक कुछ इंपॉर्टेंट बायर्स भारत से दूरी बनाए रखेंगे। अब बढ़ते हैं खबर नंबर 4 की तरफ, जो है मालदह के मखाने की। वेस्ट एशिया संकट ने एक पूरे उद्योग को रोक दिया है। अब बात करते हैं मालदा के मखाने की। वेस्ट एशिया संकट ने पूरे उद्योग को रोक दिया है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के हरिश्चंद्रपुर इलाके में मखाना यानी फॉक्स नट का एक बड़ा उद्योग है। यह इलाका राज्य के मखाना उत्पादन का करीब 70% हिस्सा देता है। हर साल यहाँ लगभग 1 करोड़ किलोग्राम मखाना का प्रोडक्शन होता है। अच्छे बाजार में 700 से 800 रुपए प्रति किलो के हिसाब से यह 700 से 800 करोड़ का ट्रेड है। लेकिन अभी मौजूदा समय में वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट ने इस पूरी इंडस्ट्री को तबाह कर दिया है। मिडिल ईस्ट जो मखाने का प्राइमरी एक्सपोर्ट मार्केट है, वहां शिपमेंट्स लगभग बंद हो गई हैं। दुबई स्ट्रेट का सबसे बड़ा हब था, वहां से मखाना चाइना और यूरोप तक री एक्सपोर्ट होता था। अब वह रास्ता बंद है, और जमीनी असर दोस्तों इसका यह है कि जब एक्सपोर्ट रुकता है, डिमांड गिरती है, लेकिन प्रोडक्शन नहीं रुकती, तो स्टॉक पाइल अप हो रहा है। ट्रेडर्स को फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, किसानों को फेयर प्राइस नहीं मिल रहा, जो सीजनल वर्कर्स इस प्रोसेसिंग काम के लिए आते थे उन्हें काम नहीं मिल रहा। तो दोस्तों हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि मखाना एक सुपर फूड है। ग्लोबल हेल्थ फूड मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ रही है। भारत और खास तौर पर बिहार और बंगाल दुनिया में मखाने के एकमात्र बड़े प्रोड्यूसर्स हैं। लेकिन यहाँ वही समस्या है जो एमपी के बासमती में थी, सिंगल मार्केट डिपेंडेंसी। मिडिल ईस्ट पर निर्भरता इतनी थी कि जैसे ही वो मार्केट हिली, पूरा इंडस्ट्री हिल गया।
ट्रेडर्स की मांग है वेस्ट बंगाल के मखाने की प्रॉपर ब्रांडिंग हो, छोटे ट्रेडर्स को लोन आसानी से मिले और फार्मर्स को कल्टीवेशन टेक्निक्स इंप्रूव करने के लिए ट्रेनिंग मिले। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन हमें देखना और समझना होगा कि मखाना को यूएस, यूरोप, जापान जैसे हेल्थ कॉन्शियस मार्केट्स में प्रमोट करना होगा। सुपर फूड फ्रॉम इंडिया यह ब्रांडिंग बन सकती है। जी हाँ, सुपर फूड फ्रॉम इंडिया यह ब्रांडिंग बन सकती है। ई कॉमर्स के जरिए डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल भी काम करेगा, लेकिन उसके लिए सर्टिफिकेशन चाहिए, कोल्ड चेन चाहिए और एक कंसिस्टेंट ब्रांड आइडेंटिटी चाहिए, जो फिलहाल अभी नहीं है। अब बढ़ते हैं पांचवी बड़ी खबर की तरफ, एथेनॉल और पानी की लड़ाई। जी हाँ, एथेनॉल और पानी की लड़ाई, हरित ईंधन या हरित जमीन का संकट। दोस्तों भारत ने E20 यानी 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट 5 साल पहले पूरा किया। यह सच में एक बड़ी उपलब्धि है। 1.4 लाख करोड़ से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज बचाए, 87,558 करोड़ किसानों को मिले। लेकिन अब एक नई बहस शुरू हो गई है। शुगर केन में ही इंडिया की 50% इरिगेशन वाटर जाती है। 1 लीटर शुगर केन बेस्ड इथेनॉल बनाने में 2860 लीटर पानी लगता है, यानी एक गिलास ईंधन के लिए करीब 3 क्यूबिक मीटर्स पानी। दोस्तों 3 असली सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। पहला सवाल है पानी का। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में एक्वीफायर्स ऑलरेडी प्रेशर में हैं। शुगर केन के लिए प्रति किलोग्राम शुगर 1500 से 2000 लीटर पानी चाहिए। इन्हीं वाटर स्ट्रेस्ड स्टेट्स में शुगर केन कल्टीवेशन एक्सपेंड हो रही है। नीति आयोग की चेतावनी है कि इथेनॉल एक्सपेंशन से 2070 तक इंडिया की एनुअल इरिगेशन डिमांड 50 बिलियन क्यूबिक मीटर्स बढ़ सकती है। यह दिल्ली की 17 साल की प्यास बुझाने जितना पानी है। जी हाँ, 17 साल की प्यास। और दूसरा सवाल है खाने का। FCI ने 2024-25 में 5.2 मिलियन टन राइस एथेनॉल के लिए एलोकेट किया। मक्के का 34% एथेनॉल में जा रहा है, जिसकी वजह से 2024-25 में भारत को 9.7 लाख टन मक्का इंपोर्ट करना पड़ा। यानी एक तरफ हम फूड एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं और दूसरी तरफ फूड को फ्यूल बना रहे हैं। तीसरा सवाल किसान का। शुगर केन किसानों को इथेनॉल से फायदा है, एश्योर्ड प्राइस मिलती है, लेकिन महाराष्ट्र, यूपी और कर्नाटका जैसे स्टेट्स में ग्राउंड वाटर डिप्लेशन पहले से गंभीर है। शुगर केन की खेती को और बढ़ावा देने से यह समस्या और गहरी होगी और जो मक्का के किसान हैं उनकी हालत अलग है। मक्के का डिस्टिलरी प्राइस 71.86 पर लीटर फ्रोजन है, जबकि मक्के की कीमत 26 से 28 रुपया प्रति किलो पहुंच गई है। मक्के के किसान नुकसान में हैं और इसका अगर आप इम्पैक्ट देखें तो पंजाब और हरियाणा, जो इंडिया के सबसे ग्राउंड वाटर स्ट्रेस्ड स्टेट्स हैं, वहां के 75% से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने ओवर एक्सप्लॉइटेड क्लासीफाई किए हैं। इन्हीं स्टेट्स में राइस की एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट एथेनॉल के लिए इंसेंटिव बन रही है, यानी जिस जमीन को आराम देना था उसे और बोझिल बनाया जा रहा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यह नहीं है कि इथेनॉल बंद हो जाए, सॉल्यूशन यह है कि फीड स्टॉक बदले। सेकंड जनरेशन इथेनॉल जो क्रॉप रेजिड्यू, स्टबल और म्यूनिसिपल वेस्ट से बनता है, उसे तेजी से स्केल करना होगा। IOC का पानीपत प्लांट है, लेकिन अभी तक एक ही प्लांट है, इसे 10 करना होगा। मक्के को प्रमोट करो, लेकिन उसके साथ फेयर प्राइसिंग भी दो। शुगर केन पर निर्भरता कम करो वाटर स्ट्रेस्ड स्टेट्स में। जी हाँ, जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पे शुगर केन पर निर्भरता हमारी कम होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर हम बिग पिक्चर कंक्लूजन देखें आज का, तो आज की 5 खबरें मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाती हैं। पहली खबर, मानसून 92% पर, दालें, सोयाबीन, कपास खतरे में, किसान अनिश्चितता में। और दूसरी खबर है MP का बासमती 47 देशों में, लेकिन एक कॉन्फ्लिक्ट ने सब रोक दिया, सिंगल मार्केट डिपेंडेंसी का खतरा। और तीसरी खबर, साउथ कोरिया 20,000 टन राइस खरीद रहा है अमेरिका और वियतनाम से, लेकिन भारत से नहीं। वैरायटी गैप और ट्रस्ट का सवाल है। और चौथी खबर है, मालदा का मखाना बर्बाद। जी हाँ, मिडिल ईस्ट डिपेंडेंसी का नतीजा है ये, ब्रांडिंग और मार्केट डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। और पांचवी खबर थी आज की, इथेनॉल का जश्न लेकिन पानी की चिंता, फूड और फ्यूल की लड़ाई, ग्राउंड वाटर का संकट। दोस्तों, इन 5 खबरों में एक कॉमन थ्रेड है, भारत की खेती के पास टैलेंट है, पोटेंशियल है, प्रोडक्शन है, लेकिन
तीन कमजोरियां बार बार सामने आती हैं। पहली कमजोरी सिंगल डिपेंडेंसी, चाहे एमपी का बासमती हो या बंगाल का मखाना, एक ही मार्केट पर, एक ही रूट पर निर्भरता। जब वो मार्केट हिला, सब हिल गया। और दूसरी कमजोरी है वैरायटी और ट्रस्ट का अभाव। साउथ कोरिया हमसे राइस नहीं खरीद रहा क्योंकि हम वो वैरायटी नहीं उगाते जो उसे चाहिए, और क्योंकि 2022 के एक्सपोर्ट बैन का असर अभी भी है। दुनिया के बायर्स रिलायबल सप्लायर चाहते, सिर्फ सस्ता सप्लायर नहीं चाहते वो। और तीसरी कमजोरी दोस्तों, रिसोर्सेज की अनदेखी। एथेनॉल के लिए पानी जाएगा, मॉनसून कमजोर होगा, दालों को प्रोडक्शन गिरेगा, इन सब का असर एक साथ पड़ेगा। और ऊपर से मॉनसून 92% पर है, यानी जिस खरीफ सीजन में पहले से दाल, सोयाबीन, कपास दबाव में होंगी, उसी सीजन में शुगर केन और राइस को इथेनॉल के लिए पानी चाहिए, और पानी कम है। ये सब एक साथ हो रहा है दोस्तों। भारत की खेती आगे बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आगे बढ़ने के साथ साथ जो पुरानी कमजोरियां हैं वो अभी भी वैसी ही है। मार्केट डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुई, वाटर प्लानिंग नहीं हुई, वैरायटी गैप बना हुआ है, और अब ऊपर से कमजोर मॉनसून का डर। अगर सरकार अभी से तैयारी करे तो दालों का बफर बनाए, दालों की इंपोर्ट ड्यूटी पॉलिसी तैयार रखे, इथेनॉल फीड स्टॉक में शुगर केन की जगह सेकेंड जनरेशन अल्टरनेटिव्स को बढ़ाए, और मखाना जैसे प्रोडक्ट्स की इंटरनेशनल ब्रांडिंग शुरू करे, तो शायद इस साल की मुश्किलें कम हो सकती हैं। लेकिन अगर इन सवालों को अनदेखा किया गया तो रिकॉर्ड प्रोडक्शन के बावजूद किसान नुकसान में होगा, उपभोक्ता महंगाई में होगा, और भारत की खेती की असली तस्वीर नंबर्स से अलग होगी। और यही है आज की बिग पिक्चर। धन्यवाद, नमस्ते।